आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? विकल्प में आ सकता है, जैसे मान लीजिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 ईस्वी का एक्ट, 1786 ईस्वी का एक्ट। तो दोस्तों इसमें 1786 ईस्वी का एक्ट, कब? 1786 ईस्वी का एक्ट। तो इसके प्रमुख तथ्यों को देखिए दोस्तों। 1786 में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। यानी 1786 भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट यानी 1786 के एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। विकल्प आप लोगों के सामने हो सकता है 1772 में, 1774 में, 1776 में, 1778 में। तो दोस्तों जो है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1774 में। कब? 1774 ईस्वी में। ये पॉइंट ध्यान दीजिए। अब इसके मुख्य तत्वों को देखिए, ध्यान दीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधि थी, ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। 1773 में ब्रिटिश संसद ने इसे पास किया। कब पास किया? 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने इसे क्या किया? पास किया तथा 1774 ईस्वी में लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई। 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्कृति नहीं है दोस्तों, संस्तुति है। क्या है ये? संस्तुति है। संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में किसके द्वारा की गई थी? तो विकल्प आप लोगों के सामने हो सकता है। एचिसन आयोग द्वारा, हाब हाउस आयोग द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। तो दोस्तों लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। लोक सेवाओं की परीक्षा में इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्कृति
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। प्रमुख तथ्यों पर ध्यान दीजिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में 1980 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। उसका मानना था कि भारतीयों की भागीदारी जो है प्रशासन में बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद, कितना, 1/3 पद, 1/3 पद के लिए भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की गई। कब? 1922 में सिविल परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग ने 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जाएगी। मान लीजिए प्रश्न यह आ जाता है कि लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ न करने की संस्तुति किसने की थी? तो एचिसन आयोग ने। किसने की थी? एचिसन आयोग ने। एचिसन आयोग ने कब की थी? एचिसन आयोग ने 1887 में की थी। 1887 ईस्वी में एचिसन आयोग ने इंग्लैंड और भारत में एक साथ परीक्षा न कराने की संस्तुति की थी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1833 में, 1852 में, 1858 में और दोस्तों 1853 में। कब? 1853 में। तो ये दोस्तों जो है 1853 में। कब? 1853 ईस्वी में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। इसके मुख्य तत्वों के बारे में जानिए। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारी का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। ध्यान रखिए, परंतु धन क्या करेगी? कंपनी देगी। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कौन देगा? कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कितनी कर देगी? 24 से घटाकर 18 कर दी गई। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जा रहे थे। इसमें 6 कितने क्राउन द्वारा जो है मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधान था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीनी के व्यापार को समाप्त किया? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीनी के व्यापार का अधिकार समाप्त किया? तो विकल्प है सामने आप लोगों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। तो दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 के तहत है ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीनी के व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया। प्रमुख तथ्य ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? विकल्प आप लोगों के एक सामने हो सकते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1852 के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट
1909 के द्वारा। तो दोस्तों, भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। किसके द्वारा? 1861 के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। प्रमुख तथ्य ध्यान दीजिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। कितने माह तक? ये 6 माह तक अधिकाधिक लागू रह सकते थे। तो आप लोग समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो 1861 के अधिनियम के तहत, 1909 भारत परिषद अधिनियम के तहत, 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। तो दोस्तों, ये कार्यनामा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 किसके तहत? 1892 के तहत किया गया था। ध्यान दीजिए, प्रमुख तथ्य है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। विधानमंडल के जो अधिकार थे, विधानमंडल के सदस्यों का जो अधिकार था 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया। पहला, बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। और दूसरा था, सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। यानी 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो आप लोग समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1851 ईस्वी, 1861 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1881 ईस्वी। तो बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। और 1866 ईस्वी में दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रमुख तथ्य देखिए, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी। इस आधार पर निकटतम उत्तर विकल्प ये माना जाता है, लेकिन 1861 को ही अधिकांशतः बुकों में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि 1861 ईस्वी में ही इसकी स्थापना की गई थी। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चला 1861 एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा, 1852 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1919 का। यानी 1861 का कह सकते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट कर सकते हैं, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट और 1919 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट। तो दोस्तों, इसमें से सबसे कम समय तक चला था 1909, यानी विकल्प सी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चला था। इसके प्रमुख तथ्य जानिए। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। ये बात किसने कही थी? मैकडोनाल्ड ने कही थी। किसने? मैकडोनाल्ड ने यह बात कही थी। क्या कही थी? ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों,
20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, मार्ले घोषणा के नाम से, मिंटो घोषणा के नाम से और चेम्सफोर्ड, ये चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से जाना जाता था। कौन था? तो इसमें विकल्प डी यानी चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से जाना जाता था। प्रमुख तथ्य देखिए, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता था। यानी मॉन्टेग्यू का पूरा नाम तो क्या था? एडविन मॉन्टेग्यू था। क्या था? एडविन मॉन्टेग्यू। और इसी के नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? ये प्रांतों में क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1892 के तहत, 1919 के तहत, 1935 के तहत, 1909 के तहत। तो दोस्तों ये प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किसके तहत वो लागू की गई थी? तो विकल्प बी सही है, 1919 के तहत। 1919 के तहत। प्रमुख तथ्यों को ध्यान दीजिए। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 से प्रारंभ किया गया। कब? 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। क्या किया था? उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। किसमें? आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जो हस्तांतरित विषयों का प्रशासन था विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। यानी हस्तांतरित विषय का प्रशासन विधायिका, किसके? विधायिका है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विधायिका को चयनित सदस्यों को सौंपा गया है, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर को। आरक्षित विषय किसके? आरक्षित विषय जो था गवर्नर को सौंपा गया। गवर्नर को की कार्यकारिणी को सौंपा गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, निम्न में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये बात किसने कही थी? तो ये बात जो है दोस्तों जो है, मान लीजिए विकल्प आप लोगों के सामने आ जाता है। सी राजगोपालाचारी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, एसी बोस ने। तो ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? 1935 के अधिनियम के बारे में उन्होंने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। प्रमुख तथ्य देखिए, 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। वे 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कब? 1947 से 64 तक जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, फैजपुर अधिवेशन
लखनऊ अधिवेशन 1936 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन मैंने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। क्या? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। प्रमुख तथ्य देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।